वेलकम टू फॉर्मूलेटर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो डिस्कस करूंगी। हमने अपने सारे मॉड्यूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कोर्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस और कवर कर लिया है। उस कोर्स में भी मैंने कोशिश की है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ उस क्वेश्चंस पे जो कंसेप्ट है वो भी मैंने देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2019 का, हालांकि जो ये रिवाइज सिलेबस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इस पे एक ही एग्ज़ाम हुआ है एंड दैट वाज कंडक्टेड इन 2019। फाइन, तो मैं हर एक क्वेश्चन को आराम से कंसेप्ट के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे ये पूछ सकते हैं अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया हो। इवन दो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप AKU के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू। फाइन, नाउ तो जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2019 में जो पूछा गया है, सो देयर आर 9 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? तो भाई 9। करने कितने हैं इसमें? तो आउट ऑफ 9 यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चंस। डू ओनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन 5 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, तो दैट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, उसको आपको करना ही करना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है। अब आपके पास बच कितने जाते हैं? 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4 मोर। ठीक है, 4 और करने हैं आपको, तो आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब आफ्टर 1 जो क्वेश्चन है इसमें आपको सब क्वेश्चन जो है डिपेंड करते हैं, ये आपको 9, 7 ऐसे कुछ करके हो सकते हैं। बेसिकली दे गिव 9 और 7। ठीक है, और जो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे, इट मीन्स कि 2 से 9, 2 टू क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे आपके जो सब क्वेश्चंस होंगे, 3 सब क्वेश्चंस होंगे, मतलब A, B एंड C। तो ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन करने, इसका मतलब ये जो तीनों जो आपके सब क्वेश्चंस है इसको भी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड नंबर बनाना शुरू किया, A आता है उसका, B आता है, C नहीं आता तो उसको छोड़ दिया, थर्ड क्वेश्चन का C कर लिया या A कर लिया, तो उस तरीके से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जो कि कंपल्सरी होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उसी का जो पार्ट है ये A है, फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन A। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? विद नेसेसरी एक्सप्रेशन एक्सप्लेन स्टैंडिंग वेव रेशियो। एक बात और, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, किसी भी डेफिनेशन के साथ अगर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इट। ठीक है, भले वो क्वेश्चन में पूछे आपसे या नहीं पूछे कि उसका एक्सप्रेशन लिखो, अगर उस डेफिनेशन के साथ उसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देन यू नीड टू राइट इट डाउन। फाइन, नाउ लेट अस सी, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट स्टैंडिंग वेव रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SWR भी कहते हैं। तो ये आपका जो है रेशियो होता है किसका? मैक्सिमम रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में RF कहते हैं, टू द मिनिमम RF वोल्टेज। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज। इसी को हमने वर्ड्स में लिखा है, मैं एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ। स्टैंडिंग वेव रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन सच एज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल आपका ये केबल है। ठीक है, इसके अंदर आपको थिकनेस मिल जाएगी, जैसे कि ये आपके जो टेलीफोन के पहले वाले अगर आप वायर देखो, या जो केबल जो डिश टीवी वाला केबल लगाता है उसके अंदर आप देखेंगे तो अंदर क्या होता है, ग्लास के फाइबर्स होते हैं और वो कवर अप होता है इंसुलेटिंग वायर से। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है कोएक्सियल केबल्स का। देन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज टू द मिनिमम रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ठीक है, मैथमेटिकली इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 1 प्लस मॉड्यूलस में रो एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड्यूलस में रो। ठीक है,
रो यहाँ पर क्या है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, फाइन। अब जो क्वेश्चंस होते हैं इक्वली उनके जो मार्क्स होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है ये वाले। इसमें जो टोटल मार्क्स है आपका 2 मार्क्स है। ऑब्वियसली अगर सिर्फ आप डेफिनेशन लिख करके छोड़ देते हो, आप एक्सप्रेशन नहीं लिखते हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल 2 मार्क्स। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डिडक्ट हाफ और 1 मार्क्स, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पूरे नंबर, जो भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमें उसके पूरे नंबर चाहिए, तो इसीलिए उसमें हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। तो अब आप देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है और हर एक क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होता है, तो आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि कंपलसरी है 9 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें से कोई भी 7 करने होते हैं, फाइन। तो मैं सारे के सारे 9 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन आता हो, जब आप श्योर हो कि हाँ भाई मुझे आता है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं। इट इज गिवन कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 400 टर्न्स wound on a cylindrical tube of 10 centimeter diameter, ठीक है, and 50 centimeter length. Assume the solenoid is in air. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एस अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके 400 दे रखे हैं, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एस यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हमेशा याद रखिएगा, उसको आप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंफ्यूज नहीं करेंगे। कई बारी क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि सिलेंडर है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप तो एरिया निकाल देंगे, सिलेंडर का एरिया निकाल देंगे जो भी उसका फॉर्मूला होता है ना। ट्रायंगल बोल दिया फॉर एग्जांपल, स्क्वायर बोल दिया, रेक्टेंगुलर बोल दिया, आप तो उसी का एरिया निकालेंगे, लेकिन वो हमें नहीं निकालना। हमें निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि आपको पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा आपका स्फीयर या सर्किल आप कह सकते हो होता है, और इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो यू हैव टू यूज ऑलवेज क्रॉस सेक्शनल एरिया, यू डू नॉट नीड टू यूज एनी अदर एरिया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एस यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल तो लेंथ पता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ऑलरेडी वी नो कि हाँ जो इंडक्टेंस है वो हमें मीटर मतलब उसका जो आपका यूनिट आता है वो मीटर में आता है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो लेंथ देखिए 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप -2 कर दो, 10⁻⁻² मीटर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए रेडियस, डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस ऑब्वियसली 10/2 होगा, जो कि हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻7 होती है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर से आपने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई तो सबको पता है, आर स्क्वायर यहाँ पे हमने निकाला, उसको पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमें जो वैल्यू आएगी 78.54 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होना है। एंड देन डायरेक्टली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला विच इज एल इंडक्टेंस म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एस अपॉन एल, ठीक है। बाकी आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर तो अलाउ ही होगा, है ना, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, ठीक है, वो क्या बोल रहा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखिए इसको भी हमने अपने वीडियो लेक्चर में कवर करा है। टॉर्क क्या होता है, सिंपल सा चीज़, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क बोल रहा है, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि बी के बारे में, और जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा हो वहाँ पर हमारा टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है आपको पता है, टाउ से आप उसको डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, म्यू इंटू बी, म्यू क्रॉस बी। आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है,
और टाउ भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, टॉर्क। तो दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों के प्रोडक्ट में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये आप बचपन से शायद सीखते आए हो कि हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है कि जहाँ क्रॉस हटेगा वही भाई वहाँ पे साइन थीटा लगेगा। अगर वही कोई दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट हटाएंगे वहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जब ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो वी कैन राइट इट म्यू बी साइन थीटा। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ मैग्नेट or the object that produces a magnetic field. It is denoted by capital M, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका कैपिटल M से डिनोट करता है। इस पे हमने डेरिवेशंस भी किए आर्बिट्री पोजीशंस पे, अगर आपको याद हो तो वो फील्ड कितना जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करेगा, इसकी वैल्यूज़ भी हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में कवर की है। फाइन, तो ये क्वेश्चंस हो गए बी और सी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ऑलवेज यू नीड टू राइट सोल्यूशन, और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है देयर यू ऑलवेज नीड टू राइट आंसर। हर का चीज़ सोल्यूशन नहीं होता, मतलब लिखने का सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जहाँ आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो देन स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग द सोल्यूशन, एंड वेरेवर यू गेट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो देयर यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर बाय राइटिंग आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन 1 का डी पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फाइंड द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल फॉर विच सिग्मा इज गिवन, एप्सिलॉन आर इज गिवन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो गिवन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली जो गिवन है, अगर उसके जो यूनिट्स है अगर उसको हमको कन्वर्ट करना है हम कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यूज़। और आपके जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको ज़्यादा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल वो नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही पूछेंगे, ठीक है। अगर आपने बुक इसके लिए कोई बुक ली है, रेफरेंस बुक, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं रेकमेंड करती हूँ एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट वहाँ पे दिए हुए हैं, और क्वेश्चंस जो हैं, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहती भाई एलिमेंट्स ऑफ वही लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही लो, जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक है आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको जो दी है आप उसको ज़रूर देखिए, लेकिन उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ज़रूर करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो वो सेट करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में खास करके, तो न्यूमेरिकल्स जो है बेसिकली जो उस बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको दिए रहेंगे ना, बेसिकली उसी पैटर्न पे या तो डिट्टो क्वेश्चन दे देते हैं या फिर थोड़ा बहुत डिजिट इधर उधर करके वो दे देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास बुक है वो आप उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स ज़रूर करिए। अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चाहिए तो हमारे पास PDF फॉर्म में है, तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिएगा, उसका सोल्यूशन और जो बुक का PDF है दोनों आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी बुक है आपके पास आप उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट जो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो आप उसको करिए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट डेंसिटी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और कंडक्शन पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, बस लगा दीजिए। आपको पता ही है कि कंडक्शन करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्टली पुट कर देना है, पुट करिएगा, आपका आ गया 900 cos 10⁻10 t A पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आपको पता ही है, J इज इक्वल टू JD से उसको डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को, और ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल D बाई डेल T, ठीक है ना। और ये कैपिटल D क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा, हमने इस पे डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी काफ़ी डिस्कशन किया था, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा दीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैल्यू सारी आपको पता ही है, पुट कर देना है, ई नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, पुट कर देंगे, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन थीटा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया।
इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 553.124 साइन 10⁻10 टी ए पर मीटर स्क्वायर। फाइन, तो ये आपका क्वेश्चन डी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन ई देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने उसका लिख दिया है, 2 मार्क्स के लिए आपका सफिशिएंट है। एक बार मैं इसको पढ़ भी देती हूँ। स्किन इफेक्ट इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ एन एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ कंडक्टर सच दैट current density is largest near the surface of the conductor and decreases exponentially with greater depths in the conductor। मतलब पावर में डिक्रीज होता, रेडली नहीं डिक्रीज होता, उसके पावर में डिक्रीज होता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपका सफिशिएंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का एफ देखिए, डिफरेंशिएट अमंग लीनियर इलेप्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। सिंपली पोलराइजेशन में क्या होता है, तो अगर आपको याद हो पोलराइजेशन में क्या होता है, पोल्स का फॉर्मेशन होता, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन जो है 3 फॉर्म्स के होंगे। लीनियर, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा, लीनियर होगा। इलेप्टिकल, अगर इलेप्टिकल शेप में हो रहा, इलेप्टिकल होगा। और सर्कुलर, सर्कुलर अगर सर्कुलर शेप में हो रहा तो होगा। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक बार मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। So first of all, linear polarization, it is the confinement of the electric field vector or magnetic field vector to a given plane along the direction of propagation। सीधा सीधा मतलब कि जिधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा। सेकेंड है आपका इलेप्टिकल पोलराइजेशन। So in this polarization, the tip of the electric field vector describes an ellipse in any fixed plane intersecting and normal to the direction of propagation। तो यहाँ पे जो शेप फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेप्टिकल शेप में होगा। नेक्स्ट जो है आपका सर्कुलर पोलराइजेशन। सो इट इज अ पोलराइजेशन स्टेट इन विच at each point the electromagnetic field of the wave has a constant magnitude but its direction rotates at a constant rate in a plane perpendicular to the direction of wave। आपको एक बात पता भी होगी कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर में मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। आपको पता ही है सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल पॉइंट्स या मेनी पॉइंट्स। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और वो टेंजेंट आपका बताएगा, जिस डायरेक्शन में आपका टेंजेंट होगा वही आपका डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो अगर ये बॉडी सर्कुलर मूव कर रही, सपोज करो ये ऐसे मूव कर रही, लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही, अगर मैं ये पॉइंट पी ले रही हूँ, ठीक है ना, तो इस पर अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर ये पॉइंट क्यू है तो इसका टेंजेंट इधर होगा। अगर सेम सर्कल है ना, ठीक है, तो अगर ये इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो इसका टेंजेंट इस तरफ होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जिधर मोशन हो रहा है टेंजेंट हम उसी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं मोशन के अलोंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 1 का जी पार्ट, तो इट इज सेइंग दैट स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स आप सबको पता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन एंड यहाँ पे वैल्यू भी हमने लिखा है। लॉरेंस फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर सेपरेटली लिखूँ तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक जो कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा फोर्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स का वैल्यू होगा उसको आप लिखते हो QE, ठीक है, और जो फोर्स का वैल्यू होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आप लिखते हो QVB, आपको याद हो। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड ऑन करोगे F1 F2 करके, मैंने वीडियो लेक्चर में भी समझाया था,
तो जब आप इसको ऐड करोगे ये F देगा, ठीक है, और इसकी वैल्यूज को आप ऐड करो, QE प्लस QVB, Q दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लिए, E प्लस VB, ठीक है, V क्रॉस B, यही हमने वहाँ पे लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन हो गया 1G। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन 1H, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर H, क्वेश्चन नंबर 1 का H, ओके। तो व्हाट इज इट सेइंग, एन EMF वेव हैज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट गिवन बाय, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वो दिया हुआ है आपका। कमेंट ऑन द पोलराइजेशन, तो यहाँ पे देखिए X और Y कंपोनेंट उसका लिया हुआ है, ठीक है। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कि ये जो है इनका जो फेज है ये एक दूसरे के फेज में है। फेज आपको पता है ना, लीड और लैग करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका पोटेंशियल है वोल्टेज ये आपका लीड एंड लैग करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन। तो क्योंकि इन दोनों को दिया हुआ है X और Y प्लस, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट्स है ये फेज में है। फेज में है यानी ये दोनों लीनियर में है, साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। कोई लैग एंड जो है लीड वाला सीन नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए ये लीनियर पोलराइजेशन है। तो जो ये कमेंट करना था तो कमेंट भाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला से कि ये कितने, मतलब इसका जो डायरेक्शन है आपको पता ही है कि थीटा जो एंगल है वो हमें डायरेक्शन बताता, तो किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, अगर वो फाइंड आउट करना है तो आपके पास फॉर्मूला है ही tan थीटा इज इक्वल टू EY अपॉन EX, ठीक है। इसको बस हमने सॉल्व किया, वैल्यू दोनों की बराबर है तो इसलिए इसकी वैल्यू π/4I, ठीक है। X और Y कोऑर्डिनेट में आप इसको करके चेक कर सकते हो, वैल्यू इसकी π/4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है I, एक्सप्लेन द टर्म्स मोशनल EMF एंड ट्रांसफॉर्मर EMF। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है मोशनल EMF, हमको पता है कि मोशनल EMF क्या होता है, ये हमें डिफाइन करता है, बताता है कि जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है ना, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी हो रही है उसके इन रिलेशन, उसके मोशन के अकॉर्डिंग जो EMF जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा हो, हमें पता है ना जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट EMF जो है वो हमारी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी वेलोसिटी है उसके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगी मोशन के अकॉर्डिंग, मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमें बताएगी EMF, उसको हम कहेंगे मोशनल EMF। तो मैंने वहाँ पे लिख रखा भी है, एन EMF इंड्यूस्ड बाय मोशन रिलेटिव टू अ मैग्नेटिक फील्ड B इज कॉल्ड अ मोशनल EMF। इसको हम डिनोट करते हैं BLV से, ये आपको पता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफॉर्मर EMF। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर, अगर आपको याद होगा वीडियो लेक्चर में हमने ये कवर भी किया था, ट्रांसफॉर्मर में जो हमारी कॉइलिंग होती है वो दो होती है, एक प्राइमरी, PC में शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल। आपको पता है कि इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस या कह सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ही सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें जो करंट है इंड्यूस्ड होती है या फिर EMF जो है इंड्यूस्ड होती है। इसी को हमने वर्ड्स में लिखा है कि इन ट्रांसफॉर्मर सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। Due to this, the current in the primary winding produces alternating flux, gets linked with secondary winding, and because of the phenomenon of mutual inductance, an EMF gets induced in the secondary winding. उसका रिलेशन आपको पता ही है, नंबर n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, आपस में ये दोनों रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर EMF के बारे में। अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 9 सब क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ विच यू हैव टू ऑप्ट ओनली 7 क्वेश्चंस, राइट। सो ऑल द 9 क्वेश्चंस, एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्कस्ड। यू कैन पॉज द वीडियो, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपकी प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के लिए अच्छी हो जाए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे।